Yo, welcome to Physics with Vinay Uppal. I am Vinay and I'm back. And आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ how to solve difficult JEE advanced level questions in the fastest possible manner. तो सबसे पहले तो इस वीडियो में the point is not to show कि I can solve 10 questions in 10 minutes. ये point नहीं है. The point is to show कि किस तरीके से what should the thought approach be, किस तरीके से तुमको सवाल को अटैक करना चाहिए, किस तरीके से एग्जाम प्रेशर सिचुएशन में तुम्हें सोचना चाहिए when you are facing a difficult type of question जो JEE Advanced में आजकल काफ़ी frequently आते हैं. Alright, so आज के वीडियो में I'm going to take 10 Pathfinder questions. So Pathfinder जो book है that is a difficult book. काफ़ी recently काफ़ी सारे questions JEE Advanced में have come similar to the questions contained in this book. So I'm going to pick out a few questions from various chapters and I'm going to try and solve them so that तुम्हें पता चले कि what is my thought approach and what is my approach when I'm trying to solve these questions. Okay, so I'm going to try and solve 10 questions in 10 minutes approximately. 1-2 मिनट इधर उधर हो सकता है. Alright, so the point is not कि exact 1 minute 1 question होना चाहिए. The point is that you understand कि किस तरीके से सोचना चाहिए when you're attacking a question of this level. Alright, so I hope you're as excited as I am. Let's go. Let's do question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 पे ब्लॉक ऑफ मास 2 kg स्लाइडिंग ऑन अ सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट. तो ब्लॉक जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट से जा रहा है. 2 kg उसका मास दिया हुआ है. तो 10 न्यूटन सेकेंड इज इट्स मोमेंटम टू द ईस्ट. ठीक है. फिर इट इज सब्जेक्टेड टू अ वेरिएबल नेट फोर्स फॉर 10 सेकेंड्स. 10 सेकेंड्स में इम्पल्स कितना लगता है उसमें? एक इम्पल्स 6 न्यूटन सेकेंड नॉर्थ लगता है और एक इम्पल्स 18 न्यूटन सेकेंड वेस्ट लगता है. तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन सेकेंड पे 18 लेफ्ट में लगा तो वो -8 मतलब 8 न्यूटन सेकेंड वेस्ट हो जाएगा और ऊपर 6 न्यूटन सेकेंड लग गया. तो रिजल्टेंट 10 न्यूटन सेकेंड इस डायरेक्शन में आ जाएगा फाइनल मोमेंटम. तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम सेम है तो स्पीड चेंज नहीं हुआ है तो वर्क डन बाय द फोर्स इज 0. ठीक है. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0. सो आंसर इज ए. Let's look at question number 10. So particle of mass m है that makes an elastic head-on collision with a stationary particle of mass 2m. Velocity v है. Kinetic energy lost by the lighter particle during period of deformation. Okay, so deformation का period में they'll be moving with a constant velocity, same velocity rather, sorry. They'll be moving equal velocity. फिर वापस rebound होगा, है ना? पहले deformation होगा फिर उसके बाद रिबाउंड होगा. वी नॉट कंसर्न विद द रिबाउंड. तो कितना वेलोसिटी हो जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन से? इनिशियली m भी है, फाइनली 3m इनटू वेलोसिटी. तो ये v/3 से मूव करेंगे. सो कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ बाय लाइटर पार्टिकल पूछा. सो बाय m कितना हो जाएगा? हाफ m v² इनिशियली माइनस हाफ m v/3 द होल स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 4m v²/9. सो आंसर वुड बी सी. ठीक है, देख लो. 22nd क्वेश्चन करते हैं. अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन अलोंग द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप. सो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप का मतलब ये लाइन, दिस लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द बेस, दिस लाइन. सो बेसिकली अगर मैं साइड व्यू देखूं, ये 3 डायमेंशन व्यू है. अगर मैं साइड व्यू देखूं जो हम हमेशा जो डायग्राम बनाते हैं, दिस इज द लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप. सो फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड अ ब्लॉक अपवर्ड्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी. तो 20 न्यूटन ऐसे लग रहा है तो नीचे क्या लगेगा? mg sin थीटा एंड म्यू mg cos थीटा विच इज द काइनेटिक फ्रिक्शन. तो कैन आई राइट कांस्टेंट वेलोसिटी है तो कैन आई राइट 20 mg sin थीटा प्लस द काइनेटिक फ्रिक्शन. फिर क्या बोला हुआ है? 8 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक डाउनवर्ड. तो सेकेंड सिचुएशन में 8 न्यूटन नीचे लग रहा है तो फिर फ्रिक्शन ऊपर लगेगा. mg sin थीटा तो नीचे ही लग रहा है. तो कैन आई राइट 8 प्लस mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शन. दोनों को ऐड कर दो, हो गया. ऐड करूंगा तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? 14 न्यूटन, है ना. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 34. सो क्वेश्चन 34 में लार्ज कंडक्टिंग प्लेट एरिया ए थिकनेस d दिया हुआ है. उसमें इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E. तो यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेट चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे which will produce its own electric field inside, correct? So that the net field becomes 0, है कि नहीं? तो this is like a capacitor.
दैट इज प्रोड्यूसिंग इट्स ओन फील्ड इनसाइड। अब एक्सटर्नल फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया तो ये भी स्विच ऑफ हो जाएगा, मतलब ये भी खत्म हो जाएगा। द चार्जेस विल अगेन गो बैक एंड द इंड्यूस चार्जेस विल बिकम जीरो। सो देयरफॉर इसका जो एनर्जी स्टोर होगा वो सब हीट में चला जाएगा। कितना एनर्जी स्टोर होगा? हाफ एप्सिलॉन टी स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। दैट्स योर आंसर, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। देख लो। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। तो सिलेंडर इज फिल्ड विद मर्क्यूरी रोटेटेड विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो वो पैराबोलॉइड फॉर्म करेगा और वो पैराबोलॉइड का इक्वेशन क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। ठीक है। तो if this surface is used as a mirror, okay, where should a photofilm be placed to get a clear picture of the distant star? So distant star मतलब rays parallel आएंगे and एक parabola में parallel rays will intersect at the focus. तो x square equal to 4ay का focus is at a, ये a होता है ना, ये distance from the vertex of the parabola. So यहाँ पर x square equal to 2g by omega square into y. So 4a is 2g by omega square. A is, so the focus is here. ठीक है, g by 2 omega square। ये यहाँ पर मुझे फोटो फिल्म रखना पड़ेगा टू कैप्चर द इमेज। देख लो। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन में क्या बोला? बॉल ड्रॉप फ्रॉम हाई ऑल्टीट्यूड एक्वायर्स अ टर्मिनल वेलोसिटी बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। मतलब उस पर mg एंड विस्कस फोर्स बैलेंस हो गए। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी नीचे v से आ रहा है, अभी वेलोसिटी v ऊपर से जाएगा तो वही विस्कस फोर्स इलास्टिक कोलिजन के कारण, तो वही विस्कस फोर्स अभी नीचे लगेगा, ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? विस्कस फोर्स इज इक्वल टू mg एट दिस इंस्टेंट फॉर दिस स्पीड, तो 2g अपवर्ड्स डाउनवर्ड, सॉरी। ठीक है, सो माय आंसर हो जाएगा सी। देख लो। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 28। सो 28 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? सिलिंड्रिकल ट्यूब इज फिटेड कोएक्सियली विद वन ऑफ इट्स एंड्स होल्ड। ठीक है, तो ऊपर से वाटर आ रहा है और ऐसे एक सिलिंड्रिकल ऐसे है, तो वाटर जैसे नीचे आ रहा है, इट इज स्प्रेडिंग रेडियली एवरीवेयर ऐसे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द डायग्राम, द सेटअप। और हाइट कितना दिया? h दिया। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द लिक्विड स्प्रेडिंग इन द गैप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट मास कंजर्व करना है। कितने रेट पे आ रहा है? म्यू, तो टाइम टी में कितना मास ऑफ लिक्विड आएगा? म्यू टी। म्यू इज द रेट ऑफ मास कमिंग इन, शुड बी इक्वल टू, अगर रेडियस r बन गया इसका वाटर का एट सम टाइम, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h। दैट्स इट। तो r का वैल्यू हो जाएगा म्यू टी डिवाइड बाय रो पाई h। ठीक है, दैट्स इट। देख लो। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सैटर्न रिंग्स कंसिस्ट ऑफ फुटबॉल साइज पार्टिकल्स ऑर्बिटिंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स if the maximum speed of these particles is 1.05 times the minimum speed. Okay, so ऐसे सैटर्न के रिंग्स है, तो ये R, ये डेल्टा R। सो डेल्टा R स्मॉल मान रहा है अपन, बिकॉज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल्स टू मिनिमम स्पीड। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड होगा, यहाँ पर मिनिमम स्पीड होगा। रेडियस स्पीड कितना होगा? रूट gm/r है ना। तो डेल्टा v बाई v कितना हो जाएगा? हाफ डेल्टा r बाय r, बिकॉज r रेस टू हाफ है। तो डेल्टा v बाई v कितना है? ठीक है, एंड फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियल विड्थ टू द, तो यही पूछा हुआ है रेशियो। we've used the approximation की delta v by v is small, delta r by r is also small. देख लो, so my answer would be C. Let's do build up your understanding. Question number 25. तो 25th question में क्या बोला हुआ है कि दो पिस्टन्स है, दोनों का मास सेम दिया हुआ है और इसको कुछ वेलोसिटी दे देते हैं। तो पूछे फाइंड द मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज इन द गैस। मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज मतलब मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी चेंज, वो कहाँ से आएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पिस्टन से। सो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी? वी नो दैट हाफ म्यू, रेड्यूस्ड मास कितना m/2, हाफ म्यू u रिलेटिव स्क्वायर्ड शुड बी इक्वल टू
दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक मैक्सिमम चेंज इन द टेम्परेचर. कितना आ जाएगा? mu squared by 6nr. देख लो. Let's do question number 18 now. Total mass of a system consisting of several particles is 10 kg. तो पूरे सिस्टम का मास 10 kg है. To apply Newton's law of motion in a centroidal frame. Centroidal मतलब center of mass. You have to assume a pseudo force of 4 I cap minus 2 j cap acting on a particle of mass 2 kg. तो pseudo force कितना होगा? Center of mass frame में pseudo force will be mass of the particle into acceleration of center of mass in the negative opposite direction to center of mass का acceleration. So this will become minus 2 ACM should be equal to दिया हुआ 4 I cap minus 2 j cap. तो center of mass का acceleration आ गया ना, minus 2 I cap plus j cap. तो net force कितना हो जाएगा? Total mass into acceleration of center of mass. Mass 10 kg दिया हुआ है. So minus 20 I cap plus 10 j cap. So my answer would be D. देख लो. Alright, so those were 10 questions. I hope 10 minute में हो पाए. I'm not too sure. Maybe 12 minute हो गया होगा. I don't know. I don't have an exact timer here. But the point is, I hope you've understood कि किस तरीके से you have to think in order to tackle these kind of questions. And ऐसा नहीं है कि तुम्हें 1 minute में करना है exam situation में. Even if you take 2 minutes per question, that is amazing. Even if you take 3 minutes per question in a JEE Advanced exam, that is also outstanding. Alright, 3 minutes per question भी बहुत बढ़िया होता है. Obviously, generally 4 minutes तो लग ही जाता है. And in JEE Advanced, you don't actually have to attempt all the questions. The art is to know किस question को छोड़ना है. Okay, but JEE Advanced के एग्जाम में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. Every paper, every year will have 2 or 3 questions at least per subject which are very easy and almost free marks की तरह होते हैं, so you don't have to miss out on those. Alright, so I hope you've enjoyed the episode. Let me know in the comment section how your preparation is going. I will see you next time and I will see you at the top.